ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मन तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। हर मुसलमान जानना चाहता है कि मोदी सरकार वक्फ के साथ क्या करने वाली है। भारत में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी करीब 9,40,000 एकड़ की प्रॉपर्टी है। कहीं वक्फ बिल के बहाने मुसलमानों से साजिश तो नहीं रच रही सरकार? भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ तक कि देश की संसद भी वक्फ के कब्जे में जाने वाली थी। हालात तब बिगड़े जब जमीन कब्जाने को लेकर झूठी न्यूज तक फैला दी गई। वक्फ के पास इतनी जमीन है कि दिल्ली जैसे 3 नए शहर बसाए जा सकते हैं। देश भर में वक्फ संशोधन को लेकर इतना घमासान मचा है कि संसद में बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। ऐसा क्या है इस बिल में जिस पर मोदी सरकार के खिलाफ पूरा इंडिया अलायंस खिलाफत में उतर आया है? मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में वक्फ को लेकर जितने भी सवाल हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। मोदी सरकार ने जिस वक्फ बिल को संसद में पेश किया है उसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट का नाम दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस नाम पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बिल को रोकने के लिए लोकसभा में शेर व शायरी तक पढ़ दी गई। मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए वक्फ बोर्ड में किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा ये बता देते हैं। नए बिल के मुताबिक सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 22 सदस्य होंगे। 22 सदस्यों में 4 गैर मुस्लिम से ज्यादा नहीं हो सकते। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और 3 सांसद होंगे। बोर्ड में 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगे। वक्फ बोर्ड में 2 पूर्व जज होंगे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होंगे। 1 वरिष्ठ वकील, 4 अलग अलग क्षेत्रों के सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। अब वक्फ में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, वोहरा भी रहेंगे, मुस्लिम बैकवर्ड क्लास भी रहेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल को लेकर भी विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल उठाए गए थे। तो आप समझ लीजिए कि उस बोर्ड में किन लोगों को शामिल किया जाएगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होंगे ताकि विवाद से जुड़े केस जल्द निपटाए जा सके। वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबर्स का एक निश्चित कार्यकाल होगा। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले से सहमत नहीं है तो अदालत भी जा सकता है। पहले किसी विशेष परिस्थिति में ही अदालत जाने का प्रावधान हुआ करता था। कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी सरकारी जमीन और किसी विवादित जमीन का विवाद देखेगा। जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो किसी आदिवासी एरिया में जाकर नहीं कर सकते। सरकार ने आदिवासियों के अधिकार को सुरक्षित रखने का भी भरोसा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी आखिर है कितनी, जिसके बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ मुसलमानों की संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए जाते हैं। आज वक्फ संपत्ति पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भरी संसद में बता दिया कि देश में वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है। देश में इस वक्त 9.4 लाख एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी है। रेलवे और सेना के बाद किसी के पास ये तीसरी सबसे बड़ी जमीन है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। 2006 में वक्फ प्रॉपर्टी 4.9 लाख थी। कुल आय 163 करोड़ हो गई थी। 2013 में बदलाव करने के बाद इनकम बढ़कर 166 करोड़ बढ़ गई। 10 साल में 3 करोड़ आय बढ़ी और 5 साल से इस्लाम का पालन करने वालों को ही जमीन दान देने का अधिकार होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने 100% अधिकार वाली प्रॉपर्टी को ही वक्फ बना सकता है। किसी और का अधिकार
नहीं छीन सकता। संसद में वक्फ बिल को लाकर मोदी सरकार ने इस बदलाव को मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा न्याय बताया है। इसके बावजूद मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वक्फ बिल भेदभाव और अन्याय पर आधारित है, अनुच्छेद 14, 25 और 26 के खिलाफ है। वक्फ कानून को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों को हड़पना और आसान हो जाएगा। कई मुस्लिम संगठनों ने बिल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामले में सरकारी दखल बढ़ा रही है, जिससे मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। मुस्लिम संगठन इस बिल के कई प्रावधानों से खफा भी हैं। वक्फ बाई यूजर की समाप्ति, लिमिटेशन एक्ट से छूट को खत्म करना, बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्तियों को कम करना, ये मूलभूत बदलाव किए गए हैं। मुस्लिम संगठनों ने इस बिल को लेकर जो आपत्तियां उठाई हैं, उन पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान देकर पूरी तरह से विराम लगा दिया। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है गैर मुस्लिम को रखा, वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। माननीय मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। मान्यवर, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, अब आपके मन में यहाँ से एक सवाल उठ रहा होगा कि जो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के सहारे लगातार चुनावों में जीत हासिल कर रही है, उसे अचानक मुसलमानों के प्रति इतना मोह कैसे आ रहा है। इसे हमने आपके लिए एक डिकोड करने की कोशिश की है। आखिर ये बीजेपी की कौन सी रणनीति है? बीजेपी को आखिर क्यों मुसलमानों का वोट चाहिए? दरअसल इसके पीछे साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा का चुनाव है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी को 3 तरह का वोट मिलता है। पहला, कोर वोटर, दूसरा, पार्टी से सहानुभूति रखने वाला वोटर और तीसरा, फ्लोटिंग वोटर। अपने कोर वोटर को साधने के लिए बीजेपी हिंदुत्व का प्रयोग करती है, जैसे औरंगजेब विवाद, संभल विवाद। इसके अलावा पार्टी से सहानुभूति रखने वाले और फ्लोटिंग वोटर के लिए बीजेपी सौगाते मोदी और स्नेह यात्रा जैसे कार्यक्रम चलाती है। मुसलमान बीजेपी की दूसरी और तीसरी कैटेगरी के वोटर्स में आता है। अब अगर बीजेपी इस फार्मूले को बिहार के संदर्भ में लाती है तो हम इसे कैसे समझेंगे? दरअसल बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, यानी 32 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके में आती हैं, जो बहुमत के जादुई आंकड़े 122 को हासिल करने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। इन 32 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 12 और जेडीयू ने 6 मुस्लिम बहुल सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 5 और आरजेडी को 5 सीटें मिली थीं। अब एक बार फिर बीजेपी की नज़र बिहार में मुस्लिम वोट बैंक के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने की है। इसके अलावा अगर यूपी की बात करें तो CSDS के मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 20% मुस्लिम वोटों में से समाजवादी पार्टी को लगभग 79% वोट मिले। बीजेपी के खाते में लगभग 8% वोट गए, जो 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 1% ज़्यादा है। मुस्लिम वोटों के बीजेपी की तरफ जाने की वजह सरकार की तरफ से चलाई जा रही कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं। हालांकि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि उन योजनाओं का लाभ सिर्फ कुछ परिवारों को ही मिल पाता है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में बीजेपी का फोकस पासमानदा मुसलमानों की तरफ है, जो आर्थिक तौर पर काफी पिछड़े हैं। यूपी में पासमानदा मुसलमानों की जनसंख्या करीब 14 करोड़ है। पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वी यूपी की कुछ सीटों पर पासमानदा मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। यूपी में बीजेपी ने पासमानदा मुसलमान दानिश अंसारी को कैबिनेट मंत्री बनाया है। इसके अलावा बीजेपी ने राज्य में पासमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए अल्पसंख्यक समिति और अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन भी किया। अब आप बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए कि नए वक्फ बिल में क्या है और इसके जरिए देश ने अपनी संसद समेत कितनी प्रॉपर्टी को सेव कर ली है। ये भी बताएंगे कि संसद कब और कैसे किन लोगों के कर कमलों से वक्फ बोर्ड के कब्जे में जा रहा था। लेकिन उससे पहले 4 उन सवालों की लिस्ट देखिए जो इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के दिमाग में तैर रहे थे, जिसके जरिए लोगों के मन में अंदेशा पैदा किया जा रहा था। सवाल नंबर 1, क्या वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है? सवाल नंबर 2, क्या वक्फ बिल संविधान विरोधी और गैर कानूनी है? सवाल नंबर 3, क्या वक्फ बिल में सरकार की 100% मनमानी है? सवाल नंबर 4,
क्या नए वक्फ बिल की वाकई देश को जरूरत थी? तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि सरकार ने इस नए वक्फ बिल से कौन कौन सी प्रॉपर्टी को वक्फ के कब्जे में चले जाने से बचाने का दावा किया है। इसमें देश की सबसे बड़ी और सबसे प्राइम प्रॉपर्टी है देश की संसद, वही संसद जिसमें बैठकर वक्फ बिल पर यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। देश की नई और पुरानी संसद पर कभी कोई वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगा। तो सवाल यह है कि आखिर संसद कैसे वक्फ के कब्जे में जाने वाली थी। ये है दिल्ली का एयरपोर्ट। अब वक्फ बोर्ड किसी का भी टेक ऑफ और लैंडिंग करने से नहीं रोक पाएगा। तीसरी प्राइम प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, ये है दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस यानी राजीव चौक। कनॉट प्लेस की जमीन का भी एक पट्टा वक्फ बोर्ड के नाम पर हो गया था, लेकिन अब इसे भी कोई खाली नहीं करा सकता। यहाँ की दुकानों को, यहाँ की रौनक को अब कोई वक्फ बोर्ड नहीं मिटा पाएगा। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, दिल्ली का इरविन अस्पताल जो अब LNJP नाम से जाना जाता है। देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं, हजारों मरीज एक टाइम में भर्ती रहते हैं। वक्फ बोर्ड अब इनसे भी नहीं कह सकता कि इस जगह को खाली कर दें। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, अब ये भी देश की प्रॉपर्टी है। दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज देश का मशहूर कॉलेज है। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले डॉक्टरों की एक रेपुटेशन है। 4 बड़े अस्पताल इससे अटैच हैं। इसके अंदर मस्जिद भी है, लेकिन वक्फ बोर्ड अब इस पर भी दावा नहीं कर सकता है। और ये तो सिर्फ उन 123 प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जिनमें से ये 5 सैंपल जिन पर वक्फ बोर्ड का वर्षों से दावा था। इनमें उद्योग भवन की जमीन भी आती है, इनमें दिल्ली के जनपद की भी जमीन आती है। लुटियन जोन के कई जमीनें इस रेंज में आते हैं, जहां सरकार के कई बड़े बड़े दफ्तर और मंत्रियों के बंगले भी हैं। देश भर में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, उनके पास इस तरह की 9,04,000 जमीनें हैं। यहाँ बता दें कि दुनिया में किसी ट्रस्ट के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितनी भारत में इन वक्फ बोर्डों के पास है। 3,804 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। अब आपको उन दस्तावेजों में ले चलते हैं जो बहुत हद तक आरोप की पुष्टि करते हैं कि कैसे ये सब दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए छोड़ दिया गया था। दिल्ली की 123 संपत्तियों का विवाद अंग्रेजों के जमाने का 1911 से 1915 के बीच का है। 1970 से 1977 के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था। वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत में कई सिविल मुकदमे भी दर्ज किए गए। 27 मार्च 1984 को सरकार ने 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 123 संपत्ति सरकार के पास रहे, सरकार ही उनकी देखभाल करे। 5 मार्च 2014 को केंद्र ने 123 संपत्तियां दूसरी बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए फिर से छोड़ दी। 5 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से चंद घंटे पहले ये फैसला लिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर दखल दिया और कहा 123 प्रॉपर्टी केंद्र सरकार ही रखे, यथास्थिति बरकरार रहेगी। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बन गई। इसी के साथ ये मामला ठंडे बस्ते में भी चला गया। बीजेपी की सरकार होने से वक्फ बोर्ड ने भी मामले को तूल नहीं दिया। 123 प्रॉपर्टी पर हक जताने कभी नहीं आया। दिसंबर 2023 में वक्फ के दावे वाली 123 संपत्तियों का मामला राज्यसभा में भी उठा। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने यह मामला उठाया था। इस पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब भी दिया था। 2021 में दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी के मामले में केंद्र ने 2 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी थी, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ना तो कमेटी में हाजिर हुआ और ना ही 123 संपत्ति पर आपत्ति दर्ज कराने आया। किरेन रिजिजू के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाया, क्या मुस्लिम वोटों के लिए 2014 में चुनावी अधिसूचना से ऐन पहले दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के आगे सरेंडर कर दी गई थी? वक्फ बोर्ड में पहले इतने पेंच थे जिसके चलते कई जगहों पर कई मामले देखने को मिले, जहां उनके मालिकों को सीधे बोल दिया जाता था कि यह जमीन वक्फ की है और मजबूरन उन्हें अपनी जमीन तक छोड़ना पड़ा। लेकिन सवाल अब भी यह है कि क्या इस बिल के आने के बाद सारे मामले निपट जाएंगे? आपका ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ABP लाइव को सब्सक्राइब करें।